Hello dear students, how are you all? I Amrita Rawal welcome you all on the Gravity Circle Biology channel and आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद के इवेंट्स जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन शामिल है इनकी डिटेल्स को समझने वाले हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, विच लीड्स टू प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या क्या चल रहा है उसके पहले हमें ये दोनों इवेंट्स को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, एज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द चैप्टर, जब हमने शुरुआत में फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तो हम लोगों ने इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े थे, जहां पर सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, फिर आता है इंसेमाइनेशन, फिर आता है फर्टिलाइजेशन, फिर इम्प्लांटेशन। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं जेस्टेशन जिसको प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, जिसके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है, और फिर आखिरी में आता है डिलीवरी ऑफ बेबी पार्चुरेशन। ठीक है, तो हम अभी पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। अब जब हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं तब हमें कुछ एक टर्मिनोलॉजीज का यहाँ पर मीनिंग क्लियर होना जरूरी है। वो ये टर्मिनोलॉजी है कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछता है दैट व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, तो हमें क्या आंसर करना है। ठीक है, तब हमें फर्टिलाइजेशन का इंटरचेंजेबल सिनोनिम जो इस्तेमाल होता है वो जनरली होता है सिनगैमी। हालांकि सिनगैमी एक परफेक्ट वर्ड है, एकदम परफेक्ट शब्द है ये बताने के लिए कि गैमीट्स का फ्यूजन हो गया है। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को बोलते हैं सिनगैमी। और जो भी इवेंट्स सिनगैमी में लीड कर रहे हैं परंतु इनसेमाइनेशन के बाद वाले हैं, मतलब कि मैं ये बोल दूं इनसेमाइनेशन मतलब कि ट्रांसफर ऑफ गैमीट राइट के बाद से सिनगैमी करवाने तक के बीच में जितने भी इवेंट्स हमारे सामने आएंगे दे ऑल विल बिकम अ पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसीलिए एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझने के लिए कि फर्टिलाइजेशन बेसिकली इज समथिंग विच इज लीडिंग इनटू सिनगैमी। ठीक है, जो कि फ्यूजन ऑफ गैमीट करवा रहा है उस प्रोसीजर को हम लोग बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन, और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को हम लोग बोल रहे हैं सिनगैमी। लेकिन मैक्सिमम ऑथर्स इंक्लूडिंग द एनसीईआरटी, इंक्लूडिंग द एनटीए एग्जामिनेशन बोर्ड, नीट एग्जामिनेशन बोर्ड uses this term fertilization and syngamy synonymously। मतलब कि वो लोग फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी को वन इन द सेम थिंग के तौर पे ही बताते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कोई बात नहीं हमारे, लेकिन जो बेसिक या माइनर हेयरलाइन डिफरेंस इन दोनों शब्दों के बीच में है वो क्लियर होना जरूरी है, तो हमने वो देख लिया। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि जब इनसेमाइनेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब कि हम बोलेंगे कॉपुलेशन या हम बोलेंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स, उस ड्यूरेशन में मेल गैमीट्स जो हैं सीमेन के फॉर्म में, ठीक है, सीमेन इज गोइंग टू बी द सेमाइनल प्लाज्मा प्लस द स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो ये सीमेन जो है ये फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में एंटर होगा। ठीक है, फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर सीमेन इंक्लूडिंग द स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होंगे और उनको पहुंचाना वहां से सर्विक्स, फिर यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब, वहां पर सेकेंडरी oocyte अगर बाय चांस प्रेजेंट है तो ये सारी जो चीजें होने वाली हैं इसके अंदर हमें एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि स्पर्मेटोजोआ के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आएंगे। ठीक है, और वो स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होते हैं, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस किस प्रकार से होने वाले हैं, उनकी एकदम सिंपलर डिटेल्स हम लोग समझ लेंगे यहाँ पर। तो अब मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता रही हूं, हम लोग हमेशा ऐसा बोलते हैं वी जनरली से दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, ठीक है, इज इंपॉर्टेंट फॉर वेरिएशंस, ये बोलते हैं जनरली। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन इंड्यूस नहीं करता, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस इंड्यूस करता है, एंड वेरिएशंस लीड्स इनटू इवोल्यूशन। मतलब हम हमेशा ये बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इवोल्यूशन में लीड करता है। ठीक है, अब अगर इवोल्यूशन की बात आ ही गई है तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी क्लियर कर लो कि इवोल्यूशन की जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं
वही इवॉल्व होगा जो कि बेटर अडेप्टेबल है, ठीक है। तो मतलब कि अडेप्टेबल जो होगा वही नेचर के द्वारा सिलेक्ट होगा, और नेचर के द्वारा जो सिलेक्ट होगा वही इवॉल्व होगा, ठीक है, और वही आगे की तरफ प्रोसीड करेगा। यहाँ ये सारी बातें क्यों कर रहे हो आप मैम, ठीक है। हम तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, आप तो इवोल्यूशन पे पहुंच गए, पर ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए दैट यहाँ पर स्पर्मेटोजोआस के बीच में नेचुरल सिलेक्शन होता है, ठीक है। स्पर्मेटोजोआस इतने सारे प्रोड्यूस किए गए हैं, 200 to 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआस एक इजैक्यूलेट में होते हैं। 200 to 300 मिलियन, समझ रहे हो, मिलियन स्पर्मेटोजोआ होते हैं पर इजैक्यूलेट, ठीक है। पर इजैक्यूलेट मतलब कि एक 2.5 से 5 ml ऑफ सीमन, ठीक है। तो पर इजैक्यूलेट लिख देती हूं मैं यहाँ पर, ओके। तो अब मेरे को बताओ कि लेकिन फर्टिलाइज करने के लिए तो एक ही स्पर्म की रिक्वायरमेंट है, तो फिर ये 200 से 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ का क्या होने वाला है? इनके बीच में होगा युद्ध, ठीक है, युद्ध कि वो फर्टिलाइज कर पाए, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर युद्ध के अंदर एक बैटल फील्ड की तरह काम करेगा, एक युद्ध भूमि की तरह काम करेगा, कौन? यूट्रस और सर्विक्स और उनके अंदर के सीक्रेशंस एंड लॉट ऑफ मोर थिंग्स, ठीक है। सो नाउ विच वी नीड टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट इज, यहाँ पर ये वाला पॉइंट सबको समझ आ गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एक मिनट रुको, एक स्लाइड और लेते हैं हम लोग लिखने के लिए, ठीक है। हाँ, तो अब मैं ये बता रही थी दैट देयर विल बी द नेचुरल सिलेक्शन इन बिटवीन द स्पर्मेटोजोआस, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, व्हेनेवर, मैं स्टेप बाय स्टेप बोलूंगी, पॉइंट्स ध्यान से देना प्लीज, ध्यान देखना। व्हेनेवर इंसेमाइनेशन विल अकर, या इंसेमाइनेशन होगा, ठीक है, विल अकर, ठीक है, देन सीमेन विल क्लॉट इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। सीमेन जो है वो क्लॉट बन जाता है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहां पर? तो हम बोलेंगे वेजाइना के अंदर, ठीक है। तो इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और वेजाइना, ठीक है, ये सीमेन क्लॉट बन गया। अब क्या होगा? अब सीमेन के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स सीमेन लेकर साथ में आया था, जिनमें से कुछ एक फैक्टर्स के नाम मैं यहां लिख देती हूं। एक होता है सीमेन के अंदर होते हैं कुछ एक एंजाइम्स जिनको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है। सीमेन के ही अंदर होते हैं कुछ एक मार्कर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन जनरली, जिनको साथ में मिला के बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, ओके। और ये तो होते ही हैं, और स्पर्मेटोजोआ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं काफी सारे प्रोटीन्स भी, ठीक है। तो स्पर्म हेड कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन लेयर, and protein layer, ठीक है। These are some of the things which are present, right? Now what will happen, ठीक है। अब मैंने बोला कि स्पर्म जो है बेसिकली वो एक क्लॉट के अंडर प्रेजेंट है, एक क्लॉट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब एकदम सिंपली इमेजिन करना इस स्ट्रक्चर को, लेट अस जस्ट सपोज कि एकदम मान लेते हैं अपन, एकदम रफली मान लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ कि ओके, ठीक है, हम ऐसे कुछ मान लेते हैं कि लेट अस जस्ट सपोज दैट दिस पोर्शन इज द वेजाइनल कैनाल, ठीक है, and this portion is going to be the cervix narrow, and then there is a uterus, okay, and then there is a uterus, okay, ठीक है। Just a very rough imagination of each and everything. I am not making a perfect diagram. I am just making a diagram which can explain you everything, whatever I am right now trying explain you all, okay, ठीक है। देखते हैं, चलो, तो ये है, ठीक है। अब मैंने क्या दिया, ये एरिया सर्विक्स है ना, ये एरिया हो गया सर्विक्स, ठीक है। ये एरिया हो गया यूट्रस, है ना, यूट्रस की वॉल, ठीक है। और ये एरिया हो गया वेजाइनल कैनाल, वेजाइना, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा स्पर्मेटोजोआस जो है बेसिकली, अच्छा यहाँ पर दो स्फिंक्टर्स भी होंगे, एक तो एक्सटर्नल ऑस और एक इंटरनल ऑस सर्विक्स एरिया में, ठीक है।
अब मैंने कहा स्पर्म जो है बेसिकली सीमेन क्लॉट के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो सीमेन क्लॉट हमने यहाँ पे बना दिया, जस्ट इमेजिन, ठीक है, दिस इज सीमेन क्लॉट, ओके, सीमेन क्लॉट हो गया। अब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेंगे सबसे पहले ही देखते हैं, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो कंपाउंड है ना, ये कॉन्ट्रैक्शंस इंड्यूस कराएंगे सर्विक्स और यूट्रस एरिया में, सर्विक्स और यूट्रस और वेजाइना एरिया में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस इंड्यूस होने से क्या होगा, ये सीमेन क्लॉट जो है ना, जो हमने ब्लू में बनाया, ये ब्रेक हो के शॉर्ट शॉर्ट स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट के फॉर्म में रीच करेगा सर्विक्स और यूट्रस में, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स ने क्या किया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स ने कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस कराए, कॉन्ट्रैक्शंस कॉज कराए इन सर्विक्स, वेजाइना, ठीक है, एंड यूटरस, ठीक है, इतना हुआ, ये एक स्टेप। दूसरी स्टेप क्या हो जाती है कि इसके बाद में भी अभी भी क्लॉट फॉर्म में है और स्पर्म उसके अंदर धंसे हुए होंगे, राइट। तो हम सेकेंड स्टेप ये देखेंगे कि प्रोफाइब्रिनोलाइसिन नाम के जो एंजाइम्स है ना, ये स्पर्मेटोजोआस को फ्री कर देंगे, ठीक है। दे विल जस्ट फ्री द स्पर्मेटोजोआस फ्रॉम दिस क्लॉट, मतलब कि स्पर्म आराम से तैर सकते हैं अब, क्योंकि वो डिसॉल्व कर दिया गया। तो प्रोफाइब्रिनोलाइसिन विल डिसॉल्व द क्लॉट, ये क्लॉट को डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। दे विल डिसॉल्व द क्लॉट, डिसॉल्व द क्लॉट, ठीक है, so that sperms are become free या are released हो गए, ठीक है। अब मेरे को एक बात बता दो सिर्फ इतनी सी कि क्या ये स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस अगर बाय चांस हो जाते हैं, ठीक है, या ये प्रोफाइब्रिनोलाइसिन की एक्शन हो जाती है, क्या इन सबको सारे स्पर्म सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। देन द आंसर विल बिकम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड बिग नो, दैट इट इज नॉट पॉसिबल कि सारे के सारे स्पर्मेटोजोआस इन कॉन्ट्रैक्शंस को झेल जाएं और जिंदा रह लें। इस प्रोसेस के दौरान जब ये कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, इंड्यूस हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्शंस, और सीमेन क्लॉट ब्रेक हो के स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में जा रहा है, काफ़ी सारे स्पर्मेटोजोआस की डेथ तो यहीं हो जाती है, ठीक है। तो ये जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म आए थे ना, इसमें से सारे के सारे नहीं बचे, इनफैक्ट कुछ 1 लाख बचे हैं अभी जो कि जिंदा होंगे, जिंदा हालत में होंगे, ठीक है। तो हमें ये वाला पॉइंट समझना था कि यहाँ पर ये एक नेचुरल सिलेक्शन की स्टेप हुई कि नहीं, कि अगर तुम्हारे में एबिलिटी है, सर्वाइवल एबिलिटी है, अडेप्टिव एबिलिटी है, जिंदा रहने की काबिलियत है, तो ही तुम बचोगे, अदरवाइज तुम नहीं बचोगे। ये हुआ नेचुरल सिलेक्शन एक प्रकार से, ठीक है। फिर हमने एक और पॉइंट देखा कि स्पर्मेटोजोआ का जो हेड है उसके पास में कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन की लेयर होती है, जो कि मैं आप लोगों को फोटोग्राफ दिखा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोग, दिस इज द पॉइंट। ये देखो, जब एपिडिडाइमस के अंदर स्पर्मेटोजोआ होता है ना, तो उसके पास में इस प्रकार के कुछ एक प्रोटीन्स, फैक्टर्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब इस प्रकार से अरेंज हो जाता है, ठीक है, एक्रोसोमल हेड के ऊपर। जब वही स्पर्मेटोजोआ इजैक्यूलेट हो जाता है ना, इजैक्यूलेट होने के बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचता है, ठीक है, तब तक भी उसके पास में ये सब फैक्टर्स थे। लेकिन जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंच चुका होता है, तब ये फैक्टर्स जो कि प्रेजेंट थे इसके ऊपर, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल की लेयर वगैरह वगैरह, ये सब जो है ये हटा दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि एक्रोसोम का जो हेड है ना, वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद में सेकेंडरी ओसाइट के आसपास की प्रेजेंट लेयर को अपने एंजाइमेटिक एक्शन से तोड़ पाए। और इस कारण से होगा यहाँ पर डाइल्यूशन ऑफ द डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स, ठीक है। मतलब कि जो ये कोलेस्ट्रॉल मैंने कहा, या मैंने कुछ एक कुछ एक प्रोटीन्स प्रेजेंट थे स्पर्म की सरफेस पे, इनको साथ में मिला के हम लोग क्या बोलते थे, डीकैपेसिटेशन फैक्टर। डीकैपेसिटेशन फैक्टर, ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो कंटेंट्स हैं जो कि स्पर्म को कैपेसिटेशन की एबिलिटी नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे ही वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है वैसे ही ये सब हट जाते हैं। अब ये सब हट जाते हैं तो हम बोलते हैं डाइल्यूशन हो गया डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स का, मतलब कि वो हट गए, वो डिसॉल्व हो गए। डाइल्यूशन ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स, ठीक है, ताकि स्पर्म जो है वो हो जाए फ्री, ठीक है, हेड जो हो जाए उसके ऊपर से लेयर वगैरह हट जाए, और अब हम इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पर समझ में आए होंगे, वो है कि कैपेसिटेशन कैसे हुआ। अब कैपेसिटेशन का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ओवर हियर।
कैपेसिटी गेन करना कि वो सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करने की एबिलिटी को गेन कर ले, ठीक है, कैपेसिटी हो उसके अंदर कि वो वहां तक जाके एक्शन दे पाए, ये है कैपेसिटेशन, ठीक है। तो आई होप दैट दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव वेल अंडरस्टूड राइट नाउ, ठीक। तो ड्यूरिंग कॉपुलेशन या कोइटस जब सीमेन रिलीज होता है बाय द पीनस इनटू द वेजाइना, इट इज कॉल्ड एज इंसेमाइनेशन। द मोटाइल स्पर्म्स स्विम रैपिडली, ये रैपिडली स्विम करके सर्विक्स से पास होके यूट्रस में एंटर होते हैं और फिर फाइनली वो एम्प्यूला रीजन तक पहुंच जाते हैं फैलोपियन ट्यूब के। ये बातें कौन ने लिखी? ये बातें लिखी NCERT नाम की होली बुक ने वो, लेकिन ये बात नहीं बता रहे कि इसके पहले क्या क्या चीजें हुई और उनको हमें दिमाग में रखना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे काफी सारा नॉलेज ऐसा है जो कि छूट गया हमारे से, ठीक है। एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन विथ माय स्टूडेंट्स, देयरबाय आई एम ट्राइंग एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट विच इज पॉसिबल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, ठीक है। सो दीज आर द डाइल्यूशन ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर होना, कोलेस्ट्रॉल की लेयर एक्रोसोम के ऊपर से हटना, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये होंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। इसीलिए जब भी क्वेश्चन आता है आपके सामने कैपेसिटेशन अकर्स वेयर, ठीक है, तो हमें लिख देंगे साइट ऑफ कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म इज, बताओ क्या होगी, ठीक है। तो साइट ऑफ कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म इज बताओ क्या होगी? इट विल बी फैलोपियन ट्यूब। नहीं, रुको, इसका आंसर होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे F लिखा, गलती से फैलोपियन ट्यूब बोल दी, इट विल बी द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट विच वी नीड टू understand, okay, and one more point is that we have got the information about कि spermatozoas जो हैं वो natural selection procedure के थ्रू जाते हैं, इसीलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एक पॉइंट that millions of sperms, ठीक है, थे in the vaginal canal, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं देखना कुछ एक लैक्स हो जाएंगे ऑफ स्पर्म इन सर्विक्स, ठीक है, कुछ एक थाउजेंड्स ऑफ रिडक्शन हो रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स इन यूट्रस, ठीक है, इन यूट्रस, ठीक है, एंड फ्यू हंड्रेड ऑफ स्पर्म्स, कुछ एक 100 स्पर्म ऑफ स्पर्म्स इन दी फैलोपियन ट्यूब पहुंच पाएंगे, ठीक है क्या? तो समझ गए सभी लोग कि क्या क्या चीजें हुई हैं यहाँ पर। रिडक्शन इन द नंबर एंड जो स्मार्टेस्ट होगा, फास्टेस्ट होगा, ठीक है, कैपेबल होगा, वही फर्टिलाइज कर पाएगा सेकेंडरी oocyte को, ठीक है। So are you all able to see something over here? There's a gentleman sperm going with a bouquet right now over here, isn't it? So this particular spermatozoa actually is not taking it, in reality it is not there, right? ऐसे कोई flower लेके नहीं जा रहा है वो, लेकिन I'm just trying to explain you all that out of these many, this one is having the ability to fertilize actually, ठीक है। And this is not a pre-decided factor. This is not a pre-decided factor कि यही fertilize करेगा. There is actually a race going on. ये सही में रेस होगी, ठीक है। ऐसे कि कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है, एक हम बोलेंगे ये रनिंग रेस हो रही है अगर, ठीक है, तो उसमें भी we are actually not able to predict कि कौन फाइनली जाके जो है वो रिबन से टकरा जाएगा सबसे पहले, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर यही चीज हो रही है, दैट इज एक्चुअली अ रेस गोइंग ऑन इन रियलिटी एंड वी आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट द रिजल्ट्स, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। सो अब देखो यहाँ पर कि क्या हो रहा है इस वाले फोटोग्राफ में। ये जो आपको दिख रहा है स्पर्मेटोजोआ आ रहा है द सर्विक्स से, है ना, एक ही दिखाया पर ऐसे नहीं है, बहुत सारे आ रहे थे, ठीक है। वेजाइनल कैनाल से सर्विक्स से होते हुए फिर यूट्रस में आया और देखो किधर जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ पर एम्प्यूला पे, ठीक है। इधर से सेकेंडरी oocyte आ रहा है और ये भी किधर पहुंच रहा था, एम्प्यूला पे, और फिर फाइनली जाके क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो ये आ रहा है सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज होने के बाद में फिर जाके वो इम्प्लांट हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखते हैं कि द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। दिस इज अ बाय चांस इवेंट, ठीक है। इट इज नॉट अ मैंडेटरी इवेंट दैट इट विल हैपन एवरी टाइम,
नो, इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। और ये हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे ठीक से कि फर्टिलिटी पीरियड क्या होता है। ओव्यूलेशन के नजदीक का जो समय सीमा होती है उसको हम लोग फर्टिलिटी पीरियड बोलते हैं। 10 से 17 दिन के आसपास होती है, जो कि एक फीमेल के अंदर जनरली जिसकी 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन में अगर सेकेंडरी oocyte जो है अगर वो पहुंचा है एम्प्यूला पे, एम्प्यूला रीजन में, और बाय सम चांस जो है स्पर्मेटोजोआ भी हैं पहुंच गए एम्प्यूला रीजन पे, ठीक है, तो फिर फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। और इसी के लिए बोलते हैं प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी या कंसीव करने के चांसेस भी स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, साथ में, टू द एम्प्यूलरी रीजन। अब बच्चा लोग यहाँ पर एक पॉइंट समझा देती हूँ, हालांकि मैं पिछले 1-1.5 साल से ये बात बोल रही हूँ, लेकिन ध्यान रखिए प्लीज कि अकॉर्डिंग टू द चेंज्ड एनसीईआरटी हमें हमेशा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन को बोलना होता है एम्प्यूला। और पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर हम लोग आंसर लगाते थे एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन, जो कि हमें अब नहीं लगाना है, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन अगर आता है जब आप PYQ सॉल्व करते हैं तो आपको उसमें एम्प्यूला ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले एनसीईआरटी के अंदर ही एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन मेंशन किया हुआ था। लेकिन हमें ध्यान देना है कि एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड नॉट द एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट एग्जामिनेशन, ओके। अब इसमें लिखा दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। यही मैंने बताया कि एक फर्टिलिटी पीरियड फिक्स, मतलब मान लो कि इस रेंज में है अप्रोक्सीमेटली, जहां पर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ज्यादा हैं, इसीलिए कंसेप्शन के चांसेस या प्रेगनेंसी के चांसेस भी ज्यादा होंगे। और हर समय पर जो है फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा नहीं होंगे, कॉपुलेशन हो जाए तो भी, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. The process of fusion of a sperm with an ovum is called as fertilization according to the dear NCERT, but we have mentioned this as syngamy. याद करिए, ठीक है। तो हमें syngamy भी ध्यान रखना है और हमें NCERT को भी ध्यान रखना है, जो कि फर्टिलाइजेशन बोल देती है इसी बात को, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होगा। अब जब मैंने आप लोगों को कैपेसिटेशन समझा दिया, मैंने बता दिया कि स्पर्म किस प्रकार से गेन करता है कैपेसिटी टू फर्टिलाइज सेकेंडरी oocyte, कैसे डाइल्यूशन होता है डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स का, किस प्रकार से नेचुरल सिलेक्शन होता है, कितने कुछ एक स्पर्म जो है वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच पा रहे होते हैं, ये सारे पॉइंट हम लोगों ने देख लिए, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताने रह गई कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने वाले स्पर्म्स का नंबर डेफिनेटली कम होगा, राइट। ये यूट्रस की जो सीक्रेशंस होती है ना, ये काफी ज्यादा, मतलब मान लो तुम लोग की ब्लड सप्लाई आ रहा है यूट्रस के पास काफी ज्यादा, तो इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा जैसी सीक्रेशन काफी ज्यादा आने के चांसेस हैं। तो मैं ये बता रही हूँ यहाँ पर कि WBCs का रिचनेस भी होगा, ठीक है। WBC का कंटेंट भी ज्यादा होगा यूट्रस के सीक्रेटेड फ्लूइड के अंदर, ठीक है। तो WBCs में ऑल्सो किल मैनी स्पर्म्स, ठीक है, क्योंकि वो उनको फॉरेन बॉडी की तरह लेंगे, क्योंकि फ्लेजिलेटेड सेल्स आ रहे हैं तो उनको पैथोजन की तरह लेकर WBCs भी ढेर सारे स्पर्मेटोजोआस को किल कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन के समय क्या क्या स्टेप्स होने वाली हैं। इस पर्टिकुलर चीज को समझाने के लिए मुझे आप लोग को एक डायग्राम समझाना है पहले, और वो डायग्राम मैं यहाँ बना देती हूँ, ठीक है, इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट पेज पे, ओके। डायग्राम बनाने के बाद में फिर ही आपको समझाऊंगी कि क्या समझा रही हूँ। देखो ध्यान से, ठीक है। हो सकता है कि सर्कल एकदम प्रॉपर ना बने, ठीक है, क्योंकि पर फिर भी कोशिश करेंगे सही डायग्राम बनाने की। तो ये है सेकेंडरी oocyte और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ओव्यूलेशन हुआ था तब हमने बोला था कि सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया है, ओवरी से रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में कैप्चर हो गया, उसकी ही बात हो रही है। ये सेकेंडरी oocyte आ गया, ठीक है। सेकेंडरी oocyte के आसपास में बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिनका हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर देखा हुआ था, उनके बारे में ही बात हो रही है। तो सेकेंडरी oocyte को सराउंड करती हुई होती है लेयर जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। क्या नाम होता है लेयर का? जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। दिस इज द जोना पेल्यूसिडा लेयर एंड जोना पेल्यूसिडा लेयर के बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं कोरोना रेडिएटा नाम के सेल्स, कोरोना रेडिएटा,
सेल्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, नाउ कोरोना रेडिएटर सेल्स की सिर्फ सिंगल लेयर नहीं होती है, इनफैक्ट कोरोना रेडिएटर सेल्स की मोर देन 1 लेयर्स होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। एंड एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट देयर वाज अ लेयर ऑफ सेल्स जो कि स्टॉक की तरह काम कर रहे थे, मतलब कि सेकेंडरी oocyte को उन्होंने एंट्रम के फ्लूइड फिल्ड कैविटी के अंदर सस्पेंड करके रखा हुआ था। वो सेल्स भी यहाँ पर हो सकते हैं, जिनको हम लोग बोलेंगे क्यूम्यूलस oophorous सेल्स, ठीक है, जिनका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा मैं बता देती हूँ। तो क्यूम्यूलस oophorous सेल्स कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है। सो ये हो गया। अब इसके अलावा क्या है, क्यूम्यूलस oophorous सेल्स। ओके, दिस वाज अ स्टॉक ऑफ द ग्रैन्युलोसा सेल्स जो कि एक डंडी की तरह प्रेजेंट थे और एंट्रम के अंदर इन्होंने सेकेंडरी oocyte को सस्पेंड करा हुआ था। ये हो जाएंगे हमारे पास में, ठीक है, क्यूम्यूलस oophorous सेल्स। अब मैं आप लोगों को कुछ लेबलिंग बता रही हूँ जो कि ध्यान देना। ये सब जानते हैं कि दिस इज द सेकेंडरी oocyte, ठीक है। ओके, सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस बना लिया, चलो ये लो, ठीक है। अब मुझे बताओ, सेकेंडरी oocyte है, इसकी जो ये येलो कलर की हम लोग को मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विटिलाइन मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं विटिलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज ऑल्सो कॉल्ड एज विटिलाइन मेम्ब्रेन, और ये पॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विटिलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो इतना समझ आया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट लेबलिंग में। वो हो जाएगा यहाँ पर जो ग्रीन कलर की मैंने एक लेयर बनाई है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन सेल्यूलर जोना पेल्यूसिडा लेयर, जोना पेल्यूसिडा लेयर, ठीक है। और ये जो हमें पर्पल में सेल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर दी कोरोना, सॉरी, हाँ सही बोल रहे हैं, दीज आर दी कोरोना रेडिएटा सेल्स, तो कोरोना वायरस, कोरोना रेडिएटा सेल्स, ठीक है। चलो कोरोना वायरस नहीं है ये, ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास आ जाएंगे, ये क्या है, दिस इज गोइंग टू बी द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स ओनली, इसको बोलते हैं क्यूम्यूलस oophorous, ठीक है। ओके, चलो अब इतना हमें समझ में आ गया। अब मैं आप लोग को कुछ एक पॉइंट्स और बता रही हूँ, वो ये है कि जो हमारे पास कोरोना रेडिएटा सेल्स नजर आ रहे हैं, इन कोरोना रेडिएटा सेल्स के बीच बीच में, मतलब कि ये बेसिकली धंसे हुए सेल्स हैं, किस में, तो हम बोलेंगे मैट्रिक्स। तो इन सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स, ठीक है। और वो मैट्रिक्स जो है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हाइल्यूरोनिक एसिड, ठीक है। तो द मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्लाइकोप्रोटीन विल बी हाइल्यूरोनिक एसिड, ठीक है। इतनी बात है, ठीक है। अब एक और चीज रह जाती है, और वो ये है कि ये मैंने जो विटिलाइन मेम्ब्रेन दिख रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte और जोना पेल्यूसिडा जो दिख रही है, इसके बीच में एक स्पेस बनाई हुई है, ठीक है। और जो ये वाली स्पेस हमें नजर आ रही है ना, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज पेरीविटिलाइन स्पेस, ठीक है। इस स्पेस को बोलते हैं पेरीविटिलाइन स्पेस, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब हमें ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया, और ये स्ट्रक्चर समझना जरूरी क्यों है, क्योंकि अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि स्पर्मेटोजोआ जो है बेसिकली उसके एक्रोसोम पोर्शन से जो एंजाइम्स रिलीज होंगे वो किस सीक्वेंस में काम करेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस समझ लेना, सबसे पहले एक्रोसोम के जो एंजाइम्स काम करेंगे, ठीक है, उनके नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ, ओके। एंजाइम्स के सीक्वेंस में सबसे पहला जो एंजाइम आ जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज हाइल्यूरोनिक एसिड को डिसॉल्व करने वाला, इसको हम बोल देंगे फिर हाइल्यूरोनिडेज, ठीक है। तो एक्रोसोम के जो एंजाइम्स हैं, लाइटिक एंजाइम्स जो हैं स्पर्मेटोजोआ के, उसमें से सबसे पहला एंजाइम जिसका नाम होता है हाइल्यूरोनिडेज, वो आके एक्शन देता है और इस मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देता है। तो अब मैं बताती हूँ कि डिसॉल्व होने के बाद में कुछ कैसा सा अपीयरेंस हमारे सामने आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो, अगर मैंने लेट अस सपोज यहाँ पर एक स्पर्मेटोजोआ बना दिया, ठीक है, इधर बना देती हूँ, ओके, प्लीज चेक इट आउट, ध्यान से देखना इसको, एकदम रफ डायग्राम बना रही हूँ, जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल, ओके। सो दिस इज द स्पर्मेटोजोआ, और इसके एक्रोसोम पोर्शन से जो एंजाइम रिलीज हो रहे हैं,
इसमें सबसे पहले उन्होंने हाइलुरोनिक एसिड के ऊपर काम किया, तो देखो कि ये डिसॉल्व हो गई लेयर, ठीक है, ये डिसॉल्व हो गई और ये भी हट गया यहाँ से, ठीक है, ये ब्लू वाला हट गया, ठीक है। तो जब ब्लू वाला हट गया तो अब मुझे बताओ ऑटोमेटिकली साइड के सेल्स हट जाएंगे कि नहीं, वो भी हट जाएंगे, ठीक है। अब सेकेंड एंजाइम कौन सा आता है? सेकेंड एंजाइम हमारे सामने जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ लिख रही हूं मैं, दैट इज कॉल्ड एज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो कि कोरोना रेडिएटर को पेनिट्रेट कर दे, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है, जो कि कोरोना रेडिएटर सेल्स को पेनिट्रेट कर दे। मतलब कि यही स्पर्मेटोजोआ जो है इसको हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, मैं इसको ही आगे बढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ अब जो है ये इसके ऊपर एक्शन कर देता है, ठीक है, आया समझ में? मतलब ये स्टेजेस हैं इसके ट्रांसफॉर्मेशन के, मतलब ये पहली स्टेज में यहाँ था, अभी बी स्टेज में यहाँ आ गया है। अब ये कोरोना रेडिएटर को पेनिट्रेट कर रहा है, जब ये पेनिट्रेट कर रहा है तो मतलब मान लो कि पेनिट्रेट करते करते ही यहाँ पहुंच जाएगा, तो इसीलिए हम अब यहाँ से ये वाला भी हटा देते हैं सेल, क्योंकि कोरोना रेडिएटर सेल जो है वो पेनिट्रेट हो गया इस पर्टिकुलर एंजाइम के कारण, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, स्पर्मेटोजोआ कहाँ तक पहुंच गया? स्पर्मेटोजोआ पहुंच गया है अब जोना पेल्यूसिडा लेयर तक, ठीक है। अब देखो, जब ये स्पर्मेटोजोआ जो है ये जोना पेल्यूसिडा लेयर तक पहुंच गया है ना, ठीक है, जब ये यहाँ तक पहुंच गया है ना, तब अब ये इसके ऊपर एक्शन देगा। तब सी नंबर पे जो एंजाइम आएगा उसको हम लोग बोलते हैं जोना लाइसिन, और उसी को हम लोग बोलते हैं एक्रोसिन, जोना लाइसिन और एक्रोसिन, जिसके कारण से जोना पेल्यूसिडा लेयर जो है उसके अंदर ये स्पर्मेटोजोआ चले जाएगा, ठीक है। अब जोना पेल्यूसिडा लेयर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं कुछ एक रिसेप्टर्स, जिनके ऊपर जाके ये जोना लाइसिन नाम का एंजाइम बाइंड करता है, और उन रिसेप्टर्स को बोलते हैं ZP3 रिसेप्टर्स, ठीक है, जिसके ऊपर ये जाके बाइंड करता है ताकि जोना लाइसिन भी डिसॉल्व हो जाए। और जोना लाइसिन डिसॉल्व होने के कारण से, ठीक है, पूरी डिसॉल्व नहीं होगी, वापस से बनानी पड़ेगी मुझे, सिर्फ उतने ही एरिया में डिसॉल्व हुई होगी वो, ठीक है। सो इतने ही एरिया में वो डिसॉल्व हुई है जहाँ पे स्पर्म आया था, और फाइनली जो है स्पर्मेटोजोआ वो आ जाएगा इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो इतना हुआ, इज दिस अंडरस्टूड बाय एवरीवन? फिर क्या होगा कि अब क्या होना चाहिए, तो अब हम बोलेंगे कि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पॉइंटर बताती हूँ, देखो, है ना, इसकी स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में इंटरेक्ट कर रही है। जैसे ही एक कांटेक्ट होगा एस्टैब्लिश, जैसे ही कांटेक्ट एस्टैब्लिश होगा, वैसे ही सेकेंडरी oocyte की रुकी हुई मियोसिस 2 कंप्लीशन करने की ट्राई करेगी फटाफट से, क्योंकि उसको सेकेंड पोलर बॉडी को रिलीज करना है अलग और बनाना है एक फर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक है। तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिख रही हूं इधर ब्लॉक बना के, एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन of sperm interact with secondary oocyte, ठीक है, the meiosis 2, ठीक है, resumes, जो रुकी हुई थी ना वो वापस चालू हो गई, तो resume हो गया, resumes, ठीक है, resume कर दिया उसको, and then it will complete now, अभी क्या हो जाएगी, complete हो जाएगी। इतनी बात समझ आई? ये सारी चीजें यहाँ पर अभी फिलहाल हो रही है, ठीक है। अब मैंने तो आप लोग को बहुत सिंपली एक स्पर्म बना के बता दिया, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना, स्पर्मेटोजोआ तो बहुत सारे आ रहे हैं, तब अब क्या होगा, तो हम यहाँ देखेंगे ये वाला डायग्राम, कहाँ गया यार, वेयर इज द डायग्राम, इट्स नॉट टेकन, ओके। सो बाय सम चांस मैंने डायग्राम नहीं लिया, वो ये वाला यहाँ पे, मैं फिर भी बता देती हूँ आप लोग को बना के, ठीक है, कि क्या होगा, ओके। हम इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं ले जाके मैं इसको एकदम शॉर्ट डायग्राम बना के आप लोग को समझाऊंगी, ठीक है। देखो, वो ये है कि मान लेते हैं कि ये जो है दिस वन इज द सेकेंडरी oocyte, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, दिस वन मान लियो कि ये सेकेंडरी oocyte है और इसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है। जब स्पर्मेटोजोआ का कांटेक्ट यहाँ हो जाता है इधर इस एरिया में, ठीक है, तब क्या होता है, तब सबसे पहले काम जो होता है वो ये होता है कि सोडियम की एंट्री चालू हो जाती है सेकेंडरी oocyte के अंदर।
सोडियम आयन चैनल्स एक्सप्रेस होती हैं और ढेर सारा अमाउंट ऑफ सोडियम जो है वो यहाँ पर एक्सप्रेस होने के कारण से इनसाइड पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके। तो ये कैसे हो गया, सोडियम ढेर सारे आ गए जिस न्यूरॉन की तरह, मतलब बिजली चटक गई हो ऐसे टाइप की। ठीक है, तो जब एक्चुअल में एनर्जी दिखती है, जब माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत ध्यान से एकदम बहुत अच्छे क्वालिटी के माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, PEM वगैरह के अंदर देखते हैं तो एक लाइट स्पार्कल होती हुई दिखती है। जब जाइगोट बनता है, मतलब कि सेकेंडरी oocyte और स्पर्म का कांटेक्ट होता है, तब इलेक्ट्रिसिटी टाइप जनरेशन होगा और ये सोडियम आयन की एंट्री के कारण दिखता है। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, मतलब कि इसके कारण से और स्पर्म अंदर अब नहीं आएंगे इमीडिएटली। फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी इसको बोल दिया। ठीक है, लेकिन अब मुझे एक बात बताओ प्लीज जल्दी से कि इधर मैंने अगर बना दी होती जोना पेल्यूसिडा लेयर, है ना, रफ इमेजिन करना, इधर जोना पेल्यूसिडा तो है ही, राइट। अच्छा, इधर थोड़ी बहुत कोरोनरी डेटा भी हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है, सब जगह थोड़ी ना हटी होगी। ठीक है, लेकिन कुछ एक स्पर्मेटोजोआ जो होंगे वो इसको हटाने की ट्राई कर रहे होंगे। अब अगर मैंने कहा कि कोई एक आधी स्पर्म ऐसा भी है जो कि इस स्टेज पर है, मतलब कि वो बहुत क्लोज कांटेक्ट में ही था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पहुंचने ही वाला था वो, लेकिन ये पहुंच गया, तो ये विनर हो गया एक तरीके से। ठीक है, इसको मैंने जेंटलमैन स्पर्म बोल दिया। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया है जेंटलमैन स्पर्म। ठीक है, और टाई बना दी इसके ऊपर। ये वाला हार गया बेचारा, किस हिसाब से, ये भी तो पहुंचने वाला था ना रेस में, लेकिन तब क्यों नहीं जीत पाएगा अभी। अब क्या होगा, अब क्योंकि फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी हो गया है, तब इस बी स्पर्म को अंदर जाने से रोक दिया जाएगा। कैसे, हम बोलेंगे स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी और फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करते हैं, मतलब कि मल्टीपल स्पर्म की एंट्री एक सेकेंडरी oocyte में ना हो, इसको बचाते हैं। ठीक है, तब हम बोलेंगे स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। वो कैसे होता है, एक तो फास्ट ब्लॉक हो गया, ठीक है, और एक हो गया स्लो ब्लॉक। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि इस पर्टिकुलर सेकेंडरी oocyte के अंदर एक मिनट, हाँ, बहुत सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये ग्रैन्यूल्स सेकेंड स्टेज, मतलब पहले तो सोडियम की एंट्री होती है, ठीक है, सही बात है, लेकिन सोडियम आयन चैनल्स के एंटर होने के बाद में कैल्शियम आयंस की भी एंट्री अंदर की तरफ होती है, और कैल्शियम इनफ्लक्स होने के कारण से कॉर्टिकल ग्रैन्यूल जो है वो कॉर्टेक्स के नजदीक आते हैं, मतलब कि यहां आके जमा हो जाएंगे। ठीक है, और यहां आके जमा होने के बाद में ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल जो कि मैंने रेड कलर के बनाए हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, इनकी सीक्रेशंस ये यहां पर पोर करना चालू करेंगे, मतलब कि दे विल स्टार्ट पोरिंग देयर सीक्रेशन इन द पेरीविटालाइन स्पेस। ठीक है, और ये जो सीक्रेशन पोर करते हैं ना, दिस सीक्रेशन डैमेजेस द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल पोर्स देयर कंटेंट कहां पर, इन पेरीविटालाइन स्पेस। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, एज अ रिजल्ट द ZP3 रिसेप्टर ऑन द जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, द ZP3 रिसेप्टर ऑफ जोना पेल्यूसिडा डैमेजेस या डिस्ट्रॉयज। ठीक है, और इनके डिस्ट्रक्शन के कारण से अब ये वाला स्पर्मेटोजोआ, मतलब कि बी स्पर्म जो है और ये ए था, ये कितनी मेहनत कर ले अब ये अंदर एंटर नहीं कर सकता है, और ये दो प्रकार की प्रोसेसेस के कारण से डिप्लॉयड जाइगोट बनता है और पॉलीप्लॉइडी प्रिवेंट होती है। ठीक है, तो हमें अगर पूछता है कि कौन कौन से प्रोसेस हो सकती हैं, तो हमको बोलना है, एक तो सोडियम मीडिएटेड प्रोसेस है जिसको हम बोल रहे हैं फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। ठीक है, पॉलीस्पर्मी जो कि हो रही है सोडियम मीडिएटेड, मतलब कि डीपोलराइजेशन। ठीक है, और दूसरी हो जाएगी स्लो ब्लॉक
जिसको हम लोग जोना पेल्यूसिडा और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के बीच में रिएक्शन हो रही है, इसीलिए बोलते हैं जोना एंड कॉर्टिकल रिएक्शंस। ठीक है, और ये कौन से आयन के कारण होती है, तो हम बोलेंगे कैल्शियम आयन इसमें रोल प्ले करता है। तो आई होप कि ये पोर्शन भी सबको समझ में आ गया हो कि हाउ दिस पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड, राइट। अब अगर इतना समझ में आ गया है तो मुझे फटाफट से बता दो कि ये वाला पैराग्राफ मैं पढ़ा रही हूँ तो तुम्हारे दिमाग में जा रहा है कि नहीं। देखो एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। हम एनसीईआरटी के टेक्स्ट को साथ में पढ़ रहे हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ द ओवम। डायरेक्ट लिख दिया है ना उन्होंने, कोई कोरोनरी डेटा नहीं बताई, कोई हाइलुरोनिक एसिड को डिग्रेड करने वाला एंजाइम नहीं बताया, डायरेक्टली जोना पेल्यूसिडा बता दी, लेकिन हमें उसके पहले के स्टेप्स भी मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ द ओवम एंड इंड्यूसेस चेंजेस in the membrane that block the entry of additional sperms। यही तो मैंने बताया आप लोगों को, फास्ट रिएक्शन होगी पहले और फिर होगी स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। Thus it ensures that only one sperm can fertilize an ovum। This is called as prevention of polyspermy, जो मैंने आपको भी पूरा डिटेल में समझा दिया कि ये पैराग्राफ एनसीईआरटी का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। ओके, चलो। The secretions of the acrosome helps the sperm to enter the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane। ठीक है, this induces the completion of the meiotic division, जो कि रुका हुआ था, completion of meiosis 2, completion of meiosis 2। ठीक है, बाय प्रमोटिंग, ये एक फैक्टर लेके आता है स्पर्म अपने साथ में, उस फैक्टर को बोलते हैं प्रमोटिंग एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वो एनाफेज को प्रमोट करेगा, ऐसा कॉम्प्लेक्स स्पर्म खुद लेकर आता है और इसके कारण से आगे की तरफ प्रोसीड हो जाता है मियोसिस 2। मतलब कि सेकेंडरी oocyte है अगर, ठीक है, और स्पर्म की एंट्री हो जाए, मतलब कि मैं यहाँ पर इसमें इस प्रकार से देती हूँ कॉन्टैक्ट विथ स्पर्म। ठीक है, कॉन्टैक्ट विथ स्पर्म अगर ऐसा हुआ है तो हम बोलेंगे कि सेकेंडरी oocyte विल रिजल्ट इनटू व्हाट। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte बना देगा, अरे सेलेक्ट ही नहीं हो रहा मार्कर, ये रहा। हाँ, तो सेकेंडरी oocyte बना देगा क्या क्या चीजें, वो बना देगा एक तो ooted, ठीक है, जो कि एक हैप्लॉइड स्टेज है टेम्परेरीली, जो कि फटाफट से बना देता है क्या, ओवम, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड ओवम। ठीक है, और ओवम जो होता है ना, ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के बाद बना हुआ स्ट्रक्चर है, तो ओवम को इसलिए डिप्लॉइड बोलना चाहिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी ये सब बातें नहीं बताती हैं, लेकिन हमको ये पता होनी चाहिए। और क्या रिलीज हो जाता है, इधर हम बोलेंगे एक पोलर बॉडी भी लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, द सेकेंड मियोटिक डिविजन इज ऑल्सो अनइक्वल, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेकेंड पोलर बॉडी एंड अ हैप्लॉइड ओवम या ooted। ठीक है, तो ooted को मैंने इसीलिए n लिखा, देख रहे हो। Soon the haploid nucleus of sperm and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote। ठीक है, मतलब कि ये जो ओवम है ना, ये एक ट्रांजिएंट स्टेज है, इसी को हम थोड़े ही समय के बाद में बोलना चालू कर देंगे जाइगोट। ठीक है, क्या ये बात समझ आई सबको। तो जाइगोट हो जाएगा एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ओके, एंड हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल देयर बी इन अ जाइगोट। सिंपल सी बात है, 23 इधर से आए, 23 इधर से आए, तो कितने हो जाएंगे 46। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे जाइगोट के पास में, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। समझ आ गया। ठीक है, तो इसके आगे का पोर्शन कल पढ़ाऊँ नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग बस इतना सा देख लो एक लास्ट चीज, फिर आपको मैं आगे बता दूंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। वो ये है कि कौन डिसाइड करेगा जेनेटिक सेक्स को, कि सेक्स क्या है, एक बॉर्न जो चाइल्ड का बर्थ होने वाला है उसका सेक्स डिटरमाइन कौन कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि पेरेंट कौन कौन थे। डेफिनेटली मेल पेरेंट होगा फादर, ठीक है, और फीमेल पेरेंट हो जाएंगी मतलब कि मदर। ठीक है, तो ये हो गए मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। और अब जब गैमीट्स फॉर्मेशन होता है तो वो होता है मियोसिस से। ठीक है, तो मियोसिस के कारण से गैमीट्स बनेंगे और गैमीट्स हमेशा होते हैं हैप्लॉइड, तो यहाँ पर हमारे सामने आ गए हैप्लॉइड गैमीट्स। ठीक है, अब मेरे को बता दो कि x है और y है, तो गैमीट्स क्या हो जाएंगे, एक x और एक y कंटेनिंग गैमीट। इधर फीमेल के केस में दोनों ही गैमीट्स XX होंगे।
अब जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है या सिनगैमी हो रहा है, तब दोनों में से 23 वाले ही फ्यूज होंगे, मतलब कि एक एक गैमीट फ्यूज होगा, ठीक है। तब अगर गैमीट फ्यूज होता है एक्स मेल का और एक्स फीमेल का, ठीक है, एक्स मेल का और एक्स फीमेल का गैमीट फ्यूज होता है, तो जो प्रोजेनी बनने वाला है वो एक फीमेल होगा, क्योंकि उसके पास में दोनों एक्स आ गए, और जब दोनों एक्स होते हैं तो इट विल बी अ फीमेल डेफिनेटली। अगर मेल का वाई क्रोमोसोम फ्यूज होता है फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ में, तो हम बोलेंगे द रिजल्टेंट प्रोजेनी विल बी अ मेल चाइल्ड, क्योंकि एक्स वाई आगे है। तो दिस सिंपली मीन्स, एनसीईआरटी के अंदर पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है इसको लेकर, और वो सिर्फ ये बताते हैं कि दैट मेल या फादर इज गोइंग टू बी द डिटर्मिनेंट ऑफ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो मैं आप लोगों को आज एक टारगेट दे रही हूँ पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी के अंदर ये वन हैज़ टू रिमेंबर से लेके और यहाँ तक का पूरा पैराग्राफ पढ़ना है आप लोगों को, सो दैट यू विल गेट दैट वट एवर आई राइट नाउ सेड, ठीक है। दैट सिंपली मीन्स दैट साइंटिफिकली it is correct to say that the sex of the baby is determined by the father and not by the mother. ठीक है, so this is all about today's lecture. In the very next lecture we will study the details of implantation and the remaining things of the particular topic. So bye everybody, we'll meet in the very next lecture now, and I hope that you all like the lecture. अगर आपको lecture पसंद आया है तो please like press करना ना भूलें, and do not forget to share and subscribe my channel. Thank you.